30 जनवरी तारीख पता है क्या है? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की थी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन 30 जनवरी से ही कांग्रेस ने ब्राह्मणों के खिलाफ नरसंहार कैसे शुरू किया, ये हमें नहीं बताया गया। 30 जनवरी से बदले की भावना को आगे रखकर देश भर में ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत कैसे फैलाई गई, ये इतिहास ने छुपा लिया। और 30 जनवरी के बाद कैसे 5000 से 8000 चित्पावन ब्राह्मणों को सिर्फ मारा नहीं गया, बल्कि इतिहास के पन्नों से उन्हें हटा दिया गया। यही है 30 जनवरी। इतिहास वह नहीं होता जो लिखा गया हो, इतिहास अक्सर वो होता है जिसे लिखने से रोका गया हो। आज भारत की आज़ादी के बाद की हिंसा की बात होती है तो किताबें विभाजन की ओर जाती हैं, दिल्ली, पंजाब, बंगाल की ओर। लेकिन आज़ादी के बाद महाराष्ट्र में जो हुआ वह या तो एक पंक्ति बनकर रह गया या पूरी तरह से गायब कर दिया गया। हजारों लोग मारे गए, हजारों घर और पूरे के पूरे मोहल्ले जला दिए गए। एक पूरे समुदाय को जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया और फिर उस पर चुप्पी थोप दी गई। इतिहास में इस नरसंहार का जिक्र ना हो, ये भूल नहीं बल्कि ये सोची समझी साजिश है। नरसंहार हुआ लेकिन उसे दंगे कहा गया, लूट हुई लेकिन उसे जन आक्रोश कह दिया गया, हत्या हुई लेकिन पीड़ितों को आंकड़ों में बदलने से ही इनकार कर दिया गया। राजीव गांधी अगर 1 फरवरी 1948 के दिन होते तो वो भी शायद ये कह डालते कि जब कोई पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जब मौतें गिनते में ना आए तो वो इतिहास भी नहीं बनती। इतिहासकार मॉरीन एल.पी. पैटरसन स्पष्ट रूप से लिखती हैं, आज भी विद्वानों को स्वतंत्रता के बाद के दौर से जुड़ी महाराष्ट्र की अभिलेखीय सामग्री तक पूरी पहुंच नहीं मिल पाती। इसलिए इस कालखंड पर आज तक कोई निर्णायक अध्ययन संभव नहीं हो पाया है। ये कोई छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है, ये एक स्वीकारोक्ति है। हिंसा पर आयोग बने, रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन फाइल्स बंद रहीं और भाषा ऐसी थी कि सच्चाई बेअसर कर दी गई। जस्टिस कोयाजी आयोग, जिसे 1948 में कोल्हापुर राज्य ने गांधी हत्या के बाद की हिंसा की जांच के लिए नियुक्त किया, उसके 95 पन्नों की रिपोर्ट में बार बार यही कहा गया कि हिंसा सीमित थी, हत्याएं छोटे स्तर पर हुई और संख्या स्पष्ट नहीं है। जब हजारों घर जल चुके थे तो छोटा स्तर एक तकनीकी शब्द नहीं रहता बल्कि वह राजनीतिक वाक्य बन जाता है। इतिहास में जो नहीं लिखा गया या दबा कर रख दिया गया, आज उसी पर बात करेंगे विस्तार पूर्वक, ताकि वापस आप 30 जनवरी को केवल एक हत्या की तारीख ना समझ बैठे। 30 जनवरी 1948 की रात भारत ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोया, उस रात राज्य की पूरी दिशा बदल गई। महात्मा गांधी की हत्या एक आपराधिक घटना थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह कानून का संचालन नहीं था, वह राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने इसे तुरंत पहचान लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स 31 जनवरी 1948 की रिपोर्ट में इसने लिखा, गांधी की मृत्यु की खबर मिलते ही बॉम्बे में सांप्रदायिक दंगे तेजी से फैल गए। 15 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल हुए, इससे पहले कि एक अस्थिर शांति स्थापित की जा सके। यह हिंसा दिनों बाद नहीं भड़की, वह उसी दिन उसी रात शुरू हुई। और ये सिर्फ बॉम्बे तक सीमित नहीं रही। उस समय का पुणे सिर्फ एक शहर नहीं हुआ था दोस्तों, वह एक सामाजिक विभाजन था। पश्चिमी पुणे, जिसे केसरीवाड़ा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता था, ब्राह्मण संस्कृति और राजनीति का केंद्र माना जाता था। पूर्वी पुणे जेडे मेंशन और केशवराव जेडे के नेतृत्व में गैर ब्राह्मण और बहुजन राजनीति का गढ़ बन चुका था। गांधी हत्या के बाद यह वैचारिक विभाजन सड़कों पर उतर आया। जब यह बात साफ हो गई कि हत्यारा एक महाराष्ट्रियन चित्पावन ब्राह्मण है, तो अपराधी और उसकी जाति के बीच की रेखा जानबूझकर मिटा दी गई। जो पुणे और बॉम्बे से शुरू हुआ वो वहां तक नहीं रुका। नागपुर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव, मराठी भाषाई क्षेत्र एक के बाद एक उस हिंसा में घसीट लिए गए। विक्रम संपत लिखते हैं कि यह प्रतिक्रिया केवल भावनात्मक नहीं थी। गोडसे का कृत्य जल्दी ही वह अवसर बन गया जिसका गैर ब्राह्मण समूह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। चित्पावन ब्राह्मणों से वर्षों की वास्तविक या कल्पित प्रभुसत्ता का बदला लेने के लिए। अवसर, ये शब्द बहुत कुछ खोल देता है। ये बताता है कि नफरत अचानक नहीं उपजी थी, वह पहले से मौजूद थी, सिर्फ उचित क्षणों की खोज में थी। इस पूरे दौर में राज्य की सबसे बड़ी भूमिका ये नहीं थी कि क्या किया गया, बल्कि ये थी कि क्या रोका नहीं गया। कर्फ्यू देर से लगा, पुलिस कई जगह मूक दर्शक बनी रही और हिंसा तब तक चलती रही जब तक वह राजनीतिक रूप से उपयोगी रही। ये शोक की अराजकता नहीं थी, ये शासन और प्रशासन द्वारा चुन ली गई एक तरीके से निष्क्रियता थी। 30 जनवरी के दिन हत्या इतिहास की पहली पंक्ति है।
है, लेकिन 23 जनवरी के बाद की हिंसा ये कहानी है जिसे जानबूझकर दूसरी पंक्ति नहीं बनने दिया गया। और अब सवाल ये नहीं है कि हिंसा क्यों हुई, असली सवाल ये है कि उस हिंसा को किसने दिशा दी और किसने उसे रोका नहीं। इससे पहले जानते हैं आखिर नरसंहार हुआ कैसे। अगर ये हिंसा सिर्फ गुस्से का विस्फोट होती तो उसका कोई पैटर्न नहीं होता, लेकिन 1948 की हिंसा में पैटर्न था, और पैटर्न वही होता है जहां योजना बनाई जाती है। यह हिंसा गलियों में यूं ही नहीं उतरी, इसे दिशा दी गई। सबसे पहले निशाने पर आए वे लोग जिनका उपनाम गोडसे था। इसमें कोई भ्रम नहीं था, ये सीधा साधा संदेश था, अपराध का बदला पहले परिवार से। लेकिन बहुत जल्द ये दायरा फैलाया गया। कुछ ही समय में हिंसा का दायरा गोडसे नाम से हटकर चित्पावन ब्राह्मणों तक पहुंचाया गया। इस प्रक्रिया में उपनाम भी अप्रासंगिक हो गया। अब सवाल ये नहीं रह गया कि हत्यारा कौन था, अब सवाल था तुम किस जाति के हो। यहीं से यह हिंसा व्यक्तियों से हटकर जाति के विरुद्ध कार्रवाई बन गई। सूचियां और पहचान, ये चयन अंदाजे से नहीं हुआ। स्थानीय स्तर पर मतदाता सूची, राशन कार्ड रिकॉर्ड और पुरानी जमीनी जानकारी का इस्तेमाल किया गया। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भीड़ सीधे उन्हीं घरों पर पहुंची जहां ब्राह्मण परिवार रहते थे। गलत दरवाजे नहीं टूटे, गलत दुकानें भी नहीं जली। ये संयोग तो हो नहीं सकता। कई जगहों पर हिंसा से पहले घरों की पहचान की गई, कहीं चूने या कोयले से निशान लगा दिए गए, कहीं इलाकों के जानकारों ने भीड़ को रास्ता भी दिखाया। ये वही तरीका है दोस्तों जिसमें हिंसा से पहले भूगोल तय किया जाता है, और यही पैटर्न 1971 में ईस्ट बंगाल में दोहराया गया, हिंदुओं के घर मार्क करके। और यही पैटर्न 1984 में दिल्ली में भी दोहराया गया जब सिखों के घरों की मार्किंग हुई थी। तब भी वोटर लिस्ट का प्रयोग किया गया था। शायद ऐसे समय में हिंसा और अपराध का मार्गदर्शन अपराधियों की पॉलिटिकल मेमोरी करती है। महाराष्ट्र में वाडा सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, वह जमीन के कागज, व्यवसाय के दस्तावेज, स्मृतियां और पीढ़ियों की पूंजी अपने भीतर रखता है। इसलिए वार्डों को जलाया गया ताकि लोग सिर्फ बेघर ना हो, वे वापस लौटने लायक ही ना बचे। हिंसा का निशाना सिर्फ घर नहीं बने, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाने, दुकानें जानबूझकर नष्ट कर दी गई। कारण साफ था, आवाज काटना और आर्थिक रीढ़ तोड़ना। वाहन, ईंधन, और उस समय उस दौर में ईंधन राशन में मिलता था, फिर भी भीड़ के पास लॉरीज थी, कैरोसिन था, हथियार थे। ये अचानक जुटी भीड़ नहीं थी, ये संसाधनों से सुसज्जित हिंसा थी। और ये हिंसा सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं थी, ये एक समाज का आर्थिक विनाश थी। समकालीन आंकड़ों और बाद के शोधों के अनुसार सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कोल्हापुर क्षेत्र में ब्राह्मणों की संपत्ति का नुकसान करोड़ों रुपए का था 1948 के मूल्य पर। वार्डों में रखी नकदी, सोना चांदी, पारिवारिक आभूषण, जमीन के कागजात, व्यापारिक दस्तावेज सब या तो लूट लिए गए या उन्हें आग में झोंक दिया गया। ये याद रखना जरूरी है दोस्तों कि 1948 का 1 करोड़ रुपए आज के सैकड़ों करोड़ों के बराबर है। ये लूट अव्यवस्थित चोरी नहीं थी, ये लूट एक जाति और उसके समाज को फिर से अपने पैरों पर खड़ा ना होने देने की योजना का परिणाम था। जब घर जलाए जाते हैं और साथ में पूंजी भी नष्ट कर दी जाए तो वह दंगा नहीं होता, वह इकोनॉमिक एक्सटर्मिनेशन होता है। ये दंगा नहीं था, दंगे तो अराजक होते हैं। ये हिंसा अराजक नहीं थी, ये नाम से शुरू हुई, जाति पर पहुंची, सूची से पहचानी गई और जड़ से नष्ट कर दी गई। इसलिए ये सवाल नहीं है कि हिंसा हुई या नहीं, असली सवाल तो यह है कि यह किस तरह की हिंसा थी, और अगला सवाल, इसे किसने रोकना नहीं चाहा। हिंसा तो नहीं कहूंगा, आई रिफ्यूज। जेनोसाइड के बाद रिपोर्ट्स बनी, जांच आयोग बैठे और फाइल्स लिखी गई, लेकिन इन दस्तावेजों की सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं है कि ये क्या कहते हैं, सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि वे क्या नहीं कहते। कोल्हापुर राज्य द्वारा नियुक्त जस्टिस कोयाजी आयोग ने 1948 में गांधी हत्या के बाद की हिंसा पर 95 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट मानती है कि ब्राह्मण विरोधी भावना मौजूद थी। रिपोर्ट यह भी मानती है कि हिंसा हुई, लेकिन इसके बाद रिपोर्ट की भाषा अचानक पूरी तरीके से बदल जाती है। जैसे हमने शुरुआत में देखा, हत्याएं छोटे स्तर पर बताई जाती है, हिंसा सीमित कही जाती है और मृतकों की संख्या स्पष्ट नहीं बताई जाती। जब हजारों घर जले हुए हों तो सीमित एक विवरण नहीं रहता, यह निर्देश बन जाता है कि आगे कैसे याद किया जाए। इस पूरे अध्याय में राज्य की सबसे बड़ी चाल संख्या के साथ खेलना है। जब संख्या तय ना हो तो जवाबदेही तय नहीं होती, जब मृतकों के जाति आधारित आंकड़े ना हो तो अपराध सामूहिक नहीं लगता, और जब सब कुछ अस्पष्ट हो तो इतिहास को साफ साफ नकारा जा सकता है। ये कहानी सिर्फ स्मृतियों में नहीं बची। 1962 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों में से एक M.N. श्रीनिवास अपनी पुस्तक कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज में खुलकर लिखते हैं कि गांधी की हत्या के बाद कोल्हापुर और अन्य क्षेत्रों में ब्राह्मण विरोध ने हिंसक रूप धारण कर लिया। श्रीनिवास लिखते हैं कि ब्राह्मणों के घर, प्रिंटिंग प्रेस, कारखाने और दुकानें व्यापक रूप से लूटे और जलाए गए। वैसे गैर ब्राह्मण आंदोलन के भीतर उभरे एक ऐसी प्रवृत्ति बताते हैं जो वैकेरियस पनिशमेंट
रूप में बदल गई, यानी कुछ व्यक्तियों के कृत्य का दंड पूरे समुदाय को मिला। ये किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की भाषा तो नहीं थी, ये मुख्य धारा समाजशास्त्र की स्वीकारोक्ति है। जब स्वीकारोक्ति हो पर निष्कर्ष ना हो तो यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है। अगर 1962 में भारत का एक प्रतिष्ठित समाजशास्त्री ये मान रहे थे कि हिंसा हुई, लूट हुई और सामूहिक दंड दिया गया, तो फिर राज्य ने इसे कभी संगठित अपराध की तरह क्यों दर्ज नहीं किया? क्यों कोई सार्वजनिक आंकड़ा नहीं आया? क्यों यह हिंसा आज भी दंगों के खांचे में बंद है? राज्य ने इस हिंसा को नकारा नहीं, राज्य ने इसे छोटा बना दिया, राज्य ने इसे स्पष्ट लिखा और राज्य ने इसे ऐसा दर्ज किया कि आने वाली पीढ़ियां इसे कभी पूरा देख ही ना सके। ये भूल नहीं थी, ये रिकॉर्डिंग की राजनीति थी। अब तक वीडियो में हमने देखा कि हिंसा कैसे चुनी गई, कैसे उसे अंजाम दिया गया और कैसे उसी हिंसा को कागज पर कमजोर कर दिया गया। ऐसे में अब अगला सवाल और भी कठोर होता है, इस सब में कुछ नाम और प्रतीक खास तौर पर क्यों चुने गए? हर संगठित हिंसा में कुछ हमले सिर्फ प्रतिशोध के लिए नहीं होते, कुछ हमले संदेश देने के लिए होते हैं। 1948 के हिंसा में सावरकर ऐसा ही एक चुना हुआ प्रतीक थे। विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे ब्राह्मण पहचान, हिंदू राजनीतिक प्रतिरोध और कांग्रेस विरोधी वैचारिक धारा, इन तीनों का एक साथ प्रतीक बन चुके थे और आज भी हैं। इसीलिए जब हिंसा को दिशा देनी थी तो सावरकर स्वाभाविक निशाना बने और कांग्रेस के लिए आज भी हैं। गांधी हत्या के बाद सावरकर सदन पर हमले की खबरें आई, हिंदू महासभा के कार्यालय तोड़फोड़ और घेराव के निशाने बने। यह कार्रवाई भीड़ के गुस्से का अंधा विस्फोट नहीं था, यह साफ साफ वैचारिक चयन था। संदेश स्पष्ट था, जिस विचारधारा को दोषी ठहराया गया उसके प्रतीकों को सार्वजनिक रूप से असुरक्षित किया जाएगा। इस कथित प्रतीकात्मक हिंसा की सबसे कठोर कड़ी डॉक्टर नारायण सावरकर की मृत्यु थी। वे सावरकर के बड़े भाई थे, उन पर भीड़ द्वारा पत्थरबाजी की गई, घावों और सदमों के बाद में उनकी मृत्यु हुई। ये घटना ये बताने के लिए काफ़ी है कि सावरकर पर हमला व्यक्तिगत नहीं था, वंश और पहचान तक पहुंचा हुआ हमला था। सावरकर पर हमले का उद्देश्य सिर्फ उन्हें डराना मात्र नहीं था, उद्देश्य था पूरे समुदाय को दिखाना, अगर सावरकर सुरक्षित नहीं तो कोई भी सुरक्षित नहीं, तुम भी सुरक्षित नहीं। ये डेटरेंस नहीं था, ये डेमोन्स्ट्रेशन वायलेंस थी। एक उदाहरण जिसे देखकर बाकी लोग, बाकी समुदाय भी चुप रहना सीख जाएं। यहाँ एक और बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, उसी समय कुछ घर, कुछ कार्यालय और कुछ लोग हिंसा से बचे रहे। खबरों में यह भी दर्ज है कि जिन जगहों पर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें लगी थी वहाँ कई बार भीड़ रुक गई। ये संयोग तो नहीं है, ये बताता है कि हिंसा के भीतर राजनीतिक पहचान काम कर रही थी। सावरकर का नाम खतरा था और नेहरू का नाम ढाल। इस पूरी प्रक्रिया में सावरकर को एक और भूमिका दे दी गई, उन्हें वैध लक्ष्य बना दिया गया। उनके विरुद्ध हिंसा को ना तो तुरंत निंदनीय बताया गया, ना निर्णायक रूप से रोका गया। ये चुप्पी खुद एक संकेत थी। जब राज्य किसी प्रतीक पर हमले को नैतिक रूप से स्पष्ट छोड़ देता है तो वह भीड़ को आगे बढ़ने का संकेत देता है। सावरकर पर हमला अंत नहीं था, यह हिंसा का एक राजनीतिक फ्रेम था। एक बार यह तय हो गया कि सावरकर जैसे व्यक्ति सार्वजनिक रूप से असुरक्षित हैं तो आम ब्राह्मण परिवारों का कोई सवाल ही नहीं बचता। यही कारण है कि प्रतीक पर हमला हमेशा सबसे खतरनाक होता है। ऐसे में अब अगला कदम था इस पूरी हिंसा को कानूनी वैधता देना। 1948 के बाद यह कहना आसान है कि राज्य असफल रहा। सच ये है कि राज्य ने चुनाव किया। चुनाव ये कि कहां हस्तक्षेप करना है और कहां मूक रहना है। हिंसा के दौरान 4 फरवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाया गया। औपचारिक कारण बताया गया सांप्रदायिक जहर, हिंसा प्रवृत्तियां। लेकिन जमीन पर इस फैसले का प्रयोग हिंसा रोकने के लिए तो नहीं हुआ, बल्कि हिंसक को एक कथानक देने के लिए हुआ। गांधी की हत्या एक व्यक्ति का अपराध थी, लेकिन प्रतिबंध के बाद वह अपराध एक विचारधारा पर, उससे जुड़ी पहचान पर डाल दिया गया। प्रतिबंध के तुरंत बाद जो गिरफ्तारियां हुई उनका एक पैटर्न साफ था। ज्यादातर ब्राह्मण पुरुष उठा लिए गए, बिना ये पूछे कि वह आरएसएस से जुड़े हैं या नहीं, बिना ये देखे कि गांधी हत्या से उनका कोई लेना देना था या नहीं। आरएसएस पर प्रतिबंध ने एक सुविधा दे दी, हर ब्राह्मण को संभावित अपराधी मान लेने की। कानून ने व्यक्ति से ज्यादा पहचान को देखना शुरू कर दिया। आज पीछे मुड़कर देखें तो आरएसएस पर प्रतिबंध भावनात्मक तो नहीं लगता, वह राजनीतिक रूप से पूरी तरह तार्किक लगता है। इसलिए कि आरएसएस वह कर रहा था जो नव स्वतंत्र राज्य कर पाने में असहज था। 1947-48 में आरएसएस का काम छुपा हुआ नहीं था। विभाजन के बाद शरणार्थियों की मदद, भोजन और आश्रय, सामुदायिक सुरक्षा, अनुशासन और खासकर हिंदू एकता, ये कहाँ पच पाती कांग्रेस को। ये सब बिना सरकारी आदेश के, बिना राज्य की अनुमति के। राजनीति में
स्ट्रीट लेवल जो लेजिटिमेसी होती है ना, वो सबसे खतरनाक चीज होती है। भीड़ राज्य को नहीं डराती, भीड़ को दिशा दी जा सकती है। लेकिन जो संगठन लोगों का भरोसा जीत ले, जो बिना आदेश काम करे, जो समाज को अपने बल पर खड़ा करे, वह राज्य की नैतिक वैधता को चुनौती देता है। आरएसएस की असली समस्या हिंसा तो कभी थी ही नहीं, ना ही हिंसा का कोई प्रूफ था। उसकी समस्या थी कि वह राज्य के बिना भी चल सकता है, इसलिए इनसिक्योर नेताओं द्वारा संगठन पर बैन लगाना जरूरी हो गया। यहाँ जवाहरलाल नेहरू की भूमिका सेंट्रल हो जाती है। नेहरू के लिए सबसे बड़ा संकट हिंसा नहीं थी, नैरेटिव पर नियंत्रण था। गांधी की हत्या के बाद उनकी प्राथमिकता साफ थी, किसे नैतिक रूप से दोषी ठहरा जाए, किस विचार को राष्ट्र विरोधी कहा जाए, किस संगठन को हाशिए पर धकेला जाए, हिंदुओं को एक होने से कैसे रोका जाए। सावरकर तो पहले से ही उन्हें पसंद नहीं थे। इस प्रक्रिया में ब्राह्मणों पर हो रही हिंसा को प्राथमिक संकट नहीं माना गया, वो तो सुनियोजित था। सरदार पटेल कानून व्यवस्था की भाषा बोलते थे, वे जल्दी कार्रवाई के पक्ष में थे। नेहरू राजनीतिक प्रतीकों और वैचारिक नियंत्रण पर भरोसा रखते थे। 1948 में राज्य का व्यवहार बताता है कि कानून पीछे रहा और राजनीति आगे। ये कहना पर्याप्त नहीं कि कुछ नेताओं ने गलती की। 1948 की हिंसा कांग्रेस शासन में हुई, कांग्रेस प्रशासन के अंतर्गत हुई, कांग्रेसी केडर और पीजेंट्स वर्कर्स पार्टी द्वारा की गई। ये डॉक्यूमेंटेड है। और इसके बाद ना कोई व्यापक अभियोजन, ना जाति आधारित आंकड़े, ना कोई आधिकारिक स्वीकारोक्ति। ये सत्ता का चयन था। आरएसएस प्रतिबंध ने एक आखिरी काम किया। हिंसा पर सवाल उठाने वालों को यह कहकर चुप कराया गया कि आप गांधी के हत्यारों का पक्ष ले रहे हैं। इस तरह ब्राह्मणों पर हुआ नरसंहार न्याय से बाहर चला गया और नैतिकता के आवरण में दफन हो गया। आरएसएस पर प्रतिबंध हिंसा रोकने के लिए नहीं था, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, पूरे समाज को आंख में झोंक देना। ये कांग्रेस नहीं तो और कौन कर सकता है। 1948 की हिंसा के बीच एक और कहानी साथ साथ चल रही थी। यह कहानी सड़कों की नहीं थी, ये कहानी मंचों, बैठकों और नैतिक नेतृत्व की थी। 11 से 15 मार्च 1948 के बीच सेवाग्राम में एक बैठक हुई थी। शीर्षक था गांधी इज गॉन, हु विल गाइड अस नाउ। इस बैठक में जो लोग शामिल थे उनके नाम मैं आपको बतलाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी और अन्य। नाम दिया गया इंट्रोस्पेक्शन। लेकिन सवाल यह है कि इंट्रोस्पेक्शन किस पर था और किस पर नहीं। उस समय महाराष्ट्र जल रहा था, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी, घर, प्रेस, कारखाने जल चुके थे। लेकिन सेवाग्राम की चर्चा का केंद्र ये तो नहीं था। चिंता ये थी कि अहिंसा की विरासत आगे कौन संभालेगा, जनता पर नैतिक नियंत्रण कैसे रखा जाए और सबसे ज्यादा आरएसएस को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। विडंबना है अहिंसा, ये शब्द अपने आप में ही विडंबना है। गांधी जी खुद को अहिंसा का प्रतीक मानते थे। उनकी हत्या के बाद उनकी पार्टी प्रतिशोध के नाम पर राजनीति बदलने के लिए हजारों ब्राह्मणों का खात्मा कर देती है और ढोंग होता है हु विल लीड अस नाउ। नैतिकता, नैतिकता सच में। खैर, विनोबा भावे इस पूरे दौर के सबसे अहम नैतिक चेहरे थे और वही सबसे बड़ा विरोधाभास भी था। उसी चर्चा में विनोबा स्वीकार करते हैं कि गांधी की हत्या के बाद जो हिंसा भड़की वह पंजाब जैसी थी। यानी उन्हें पता था, उन्हें दिख रहा था, उन्हें जानकारी थी और फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। उनकी चिंता कहीं और थी। सेवाग्राम में अहिंसा का जो अर्थ गढ़ा गया वह सरल था। राज्य लड़ेगा, आप शांत रहिए और जो सवाल पूछे वह संदिग्ध है। अहिंसा यहाँ हिंसा रोकने का उपकरण नहीं बनी, वह नैतिक सत्ता बनाए रखने का औजार बन गई। इस बैठक से सर्व सेवा संघ का जन्म हुआ। नाम में सर्व था, लेकिन व्यवहार में एक बात साफ थी कि जो इस ढांचे के बाहर था वह नैतिक नहीं था। अहिंसा की व्याख्या अब सत्ता तय कर रही थी। यहाँ सबसे अहम सवाल जो उठता है, अगर विनोबा को पता था, अगर नेतृत्व को पता था, अगर हिंसा पंजाब जैसी थी, तो फिर एक शब्द क्यों नहीं बोला गया ब्राह्मण नरसंहार पर? क्यों कोई अपील नहीं, क्यों कोई दौरा नहीं, क्यों कोई सार्वजनिक हस्तक्षेप भी नहीं? ये भूल नहीं थी, ये चयनित चुप्पी थी। यहाँ अहिंसा का अर्थ था राज्य सही है, सवाल करने वाला गलत है और पीड़ित असुविधाजनक। अहिंसा यहाँ हिंसा के खिलाफ खड़ी नहीं थी, वह हिंसा के बाद व्यवस्था बचाने में लगी थी। गांधी जी की हत्या को एक राजनीतिक अवसर बना दिया गया, ऐसा अवसर जो आज भी महाराष्ट्र में रेलेवेंट है। 1948 में महाराष्ट्र में जो हुआ उससे राज्य की सत्ता संरचना हमेशा के लिए बदल गई और राजनीति में सत्ता अपने आप नहीं बदलती। अगर एक समुदाय डर, हिंसा और विस्थापन से हटाया जाए तो उसकी जगह कोई और आता है। 1948 से पहले ग्रामीण महाराष्ट्र में ब्राह्मण सिर्फ धार्मिक भूमिका में नहीं थे, वे राजस्व व्यवस्था में थे, शिक्षा संस्थानों में थे, स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में थे और सहकारी ढांचों के शुरुआती सूत्रधार भी थे। 1948 के बाद ये पूरा वर्ग या तो मारा गया या डराया गया या गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन को मजबूर हुआ। ये कोई नेचुरल सोशल चेंज नहीं था, ये वायलेंस ड्रिवन एग्जिट था। इसलिए आज ग्रामीण महाराष्ट्र में ब्राह्मण उपस्थिति नगण्य है।
1948 के बाद उस खालीपन को मराठा कुणबी समुदाय ने भरा। ये उभार सिर्फ चुनावी सफलता नहीं थी, ये था जिला परिषदों पर नियंत्रण, सहकारी संस्थाओं पर पकड़, चीनी मिलों का नेटवर्क और स्थानीय कांग्रेस इकाइयों में निर्णायक भूमिका। ये बदलाव लोकतांत्रिक बहस से नहीं आया, ये हिंसा के बाद की गई स्थिरता थी। इस पूरी प्रक्रिया को कांग्रेस ने वैधता दी। 1948 के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस तेजी से मराठा कुणबी नेतृत्व के इर्द गिर्द संगठित हो गई। नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मण राजनीतिक प्रतियोगी नहीं रहे, वे अस्वीकार्य स्मृति बन गई। ये केवल राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये नरसंहार का राजनीतिक परिणाम था। 1948 इतिहास की किताबों में नहीं है, लेकिन वह राजनीति में आज भी जिंदा है। इसलिए दशकों बाद आज भी महाराष्ट्र में जब किसी ब्राह्मण को सत्ता का केंद्र मिलता है तो वह सामान्य राजनीतिक घटना नहीं बनती, वह पेशवाई की वापसी कहलाई जाती है। यानी नरसंहार आज भुला दिया गया हो, पर उसकी राजनीतिक स्मृति आज भी सक्रिय है। इसलिए ये सिर्फ अतीत नहीं, 1948 का नरसंहार मृतकों तक सीमित नहीं था। उसने तय किया कि कौन गांव में रहेगा, कौन सत्ता में आएगा और कौन इतिहास से बाहर रहेगा। यही कारण है कि ये कहानी दंगों की नहीं है, ये राज्य, हिंसा और सत्ता संरचना तीनों की संयुक्त कहानी है। और जब एक नरसंहार राजनीति को रीशेप कर दे तो वह कभी खत्म नहीं होता। 1948 में एक समुदाय मारा गया और फिर उसके मारे जाने की संभावना ही मिटा दी गई। इस जेनोसाइड को खामोशी की सहायता से मिटाया गया। न संख्या दर्ज की गई, न जाति लिखी गई, न स्मारक बने। जो मरे वे गिनती से बाहर रखे गए, जो बचे वे इतिहास से बाहर कर दिए गए और फिर कहा गया कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जेनोसाइड तभी मरता है जब उसे स्वीकार किया जाए। 1948 आज भी जिंदा है और यही वजह है कि सावरकर आज भी वीर कहलाते हैं, क्योंकि नरसंहार झूठ बन गया लेकिन प्रतिरोध स्मृति बन गई। इसीलिए 30 जनवरी एक तारीख नहीं है, वह दिन है जब नेहरू ने, कांग्रेस ने, इतिहासकारों ने एक नरसंहार को इतिहास का हिस्सा बनने नहीं दिया।